तुम मेरी पत्नी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हारा काम है घर संभालना, बिल्कुल नौकरानी की तरह। विवेक ने गुस्से में अपनी पत्नी काव्या से कहा, तो कमरे में बैठे उसके छोटे भाई निखिल और उसकी पत्नी रश्मि के सामने अचानक सन्नाटा छा गया। काव्या पिछले 8 साल से इस घर की हर जिम्मेदारी चुपचाप निभाती आई थी। सुबह सास की दवाइयों से लेकर पति का नाश्ता, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल और रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी तक सब उसी के जिम्मे था। लेकिन आज पहली बार विवेक ने उसे सबके सामने नौकरानी कहा था। बात इतनी सी थी कि उस दिन काव्या ने रश्मि से कहा था कि घर के खर्च का हिसाब थोड़ा संभाल कर करें, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। रश्मि ने तुरंत बात विवेक के सामने बढ़ा दी और कहा, भैया, भाभी को लगता है जैसे पूरा घर उन्हीं के पैसों से चलता है, हर चीज में रोक टोक करती रहती हैं। विवेक पहले से ऑफिस के तनाव में था। उसने बिना काव्या की पूरी बात सुने ही सबके सामने कह दिया, तुम करती ही क्या हो? सुबह से घर में रहती हो, 2 वक्त का खाना बना देती हो और खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। अगर तुम्हें इतना ही हिसाब रखना है तो कल से अपनी कमाई करके दिखाना। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सास शारदा देवी ने बीच में बोलना चाहा, विवेक, बहू से इस तरह बात मत कर। लेकिन विवेक ने माँ को भी रोक दिया। माँ, आप हमेशा इसकी तरफदारी करती हैं। इसे एक बार बाहर की दुनिया में काम करने भेजो, तब पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। काव्या ने उस पल भी कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से अपनी चूड़ियां उतारी, मेज पर रखी और अपने कमरे में चली गई। रश्मि ने धीमे से निखिल से कहा, देखना, थोड़ी देर में रोते हुए मायके जाने की धमकी देगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब आधे घंटे बाद काव्या कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। विवेक ने उसे देखा तो ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ, सच में जा रही हो? काव्या ने शांत आवाज में कहा, हाँ। विवेक हंस पड़ा, 2 दिन बाद खुद वापस आ जाओगी? कहाँ जाओगी? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार शायद वापस ना आऊं। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। शारदा देवी तुरंत उठकर उसके पास आई और बोली, बहू, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। काव्या ने सास का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मैं गुस्से में नहीं जा रही, मैं बहुत सोचकर जा रही हूँ। 8 साल से मैं इस घर को अपना समझकर संभालती रही, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि इस घर में मेरी जगह क्या है। विवेक ने फिर गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब ड्रामा करोगी? काव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कम से कम मुझे तो बता दे कि कहाँ जाएगी। काव्या कुछ पल चुप रही और फिर बोली, जहां से 8 साल पहले आई थी वही। नहीं माँ जी, इस बार जहां से मेरी जिंदगी सच में शुरू हुई थी वहां जा रही हूँ। यह बात सुनकर शारदा देवी का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे वह इस वाक्य का मतलब समझ गई हो। उन्होंने घबराकर काव्या से पूछा, तूने उसे अभी तक नहीं बताया? विवेक ने तुरंत माँ की तरफ देखा, क्या नहीं बताया? शारदा देवी चुप हो गई। काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। विवेक ने दोनों को देखते हुए पूछा, माँ, क्या बात है? लेकिन शारदा देवी ने सिर झुका लिया। काव्या दरवाजे से बाहर निकल गई। विवेक कुछ सेकंड तक उसे जाता देखता रहा। फिर उसने सोचा कि काव्या हमेशा की तरह कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसकी पत्नी सिर्फ घर छोड़कर नहीं जा रही थी, वह अपने पीछे 8 साल से छुपा हुआ ऐसा एक सच छोड़कर जा रही थी, जिसे जानने के बाद विवेक को अपनी ही कही हुई बात पर शर्म आने वाली थी। रात करीब 11 बजे विवेक ने देखा कि काव्या वापस नहीं आई। उसने फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उसने सास से पूछा, माँ, आखिर काव्या कहाँ गई है? शारदा देवी ने कहा, जहाँ उसे बहुत पहले जाना चाहिए था। विवेक झुंझला गया। आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि अगर आज मैं तुझे सच बता दूंगी तो शायद तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। विवेक चुप हो गया। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो मेज पर एक बड़ा सा लिफाफा रखा मिला। ऊपर काव्या की लिखावट में सिर्फ लिखा था, ये तुम्हारे लिए है, इसे अकेले पढ़ना। विवेक ने लिफाफा खोला। अंदर पिछले 8 साल के बैंक स्टेटमेंट, कुछ प्रॉपर्टी के कागज, अस्पताल की रसीदें और एक पुराना नियुक्ति पत्र था। वह एक एक कागज देखता रह गया और उसका चेहरा बदलता गया। उसे पता चला कि जिस समय शादी के बाद उसने
अपनी नौकरी छोड़ी थी। उसी समय काव्या ने घर बैठे एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया था। उसने अपनी कमाई कभी घर पर नहीं जताई। जब विवेक ने बिजनेस में पहली बार बड़ा नुकसान हुआ था, तब बैंक में उसके खाते से नहीं, बल्कि काव्या के खाते से पैसे गए थे। जब शारदा देवी की बड़ी सर्जरी हुई थी, तब अस्पताल का पुराना भुगतान भी काव्या ने किया था। यहाँ तक कि जिस घर को विवेक अपनी मेहनत की सबसे बड़ी उपलब्धि समझता था, उसकी आखिरी बड़ी किस्त भी काव्या ने अपने नाम की जमा राशि तोड़कर चुकाई थी। विवेक के हाथ कांपने लगे, लेकिन सबसे नीचे रखा एक कागज देखकर उसकी सांस अटक गई। वह काव्या के नाम एक कंपनी का दस्तावेज था, और उस कंपनी की कीमत देखकर विवेक की आंखें फैल गई। उसने तुरंत माँ को आवाज दी, माँ, ये सब क्या है? शारदा देवी धीरे धीरे कमरे में आई। विवेक ने कागज उनके सामने रख दिया। शारदा देवी ने कहा, यही वो बात है जो काव्या 8 साल से तुझसे छिपाती रही। विवेक ने घबराकर पूछा, लेकिन उसने मुझसे क्यों छिपाया? शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि शादी के बाद जब तूने कहा था कि पत्नी की कमाई से घर चलाना तुझे पसंद नहीं होगा, तब काव्या ने अपनी कमाई छिपा ली थी। वह चाहती थी कि तुझे कभी ऐसा ना लगे कि तू अपनी पत्नी के पैसों पर जी रहा है। उसने तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी पहचान तक छिपा दी। विवेक कुर्सी पर बैठ गया। उसे पिछली रात के अपने सब याद आए। तुम करती ही क्या हो? तभी शारदा देवी ने आखिरी बात कही, लेकिन बेटा, ये कागज सिर्फ उसकी कमाई का हिसाब नहीं है। इन्हीं में लिखा है कि उसने आज घर छोड़ने का फैसला क्यों किया। विवेक ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें गरीब छोड़कर नहीं जा रही। मैं तुम्हें उस भ्रम से आजाद कर रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारे घर की नौकरानी है। विवेक देर तक उसी आखिरी लाइन को देखता रहा। मैं तुम्हें गरीब छोड़कर नहीं जा रही। मैं तुम्हें उस भ्रम से आजाद कर रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारे घर की नौकरानी है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कागज फिर से पढ़े, जैसे शायद कहीं कोई गलती हो, लेकिन हर दस्तावेज वही सच बता रहा था। 8 साल पहले शादी के बाद काव्या ने नौकरी छोड़ी जरूर थी, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया था। उसने घर से ही एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसकी कमाई विवेक की नौकरी से भी ज्यादा हो गई थी। मगर उसने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा घर के खर्च में लगाती और बाकी पैसे अलग खाते में बचाती रही। विवेक को हमेशा लगता रहा कि घर की आर्थिक हालत उसके वेतन की वजह से संभली हुई है। उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी माँ के इलाज के लिए जो 8 लाख रुपए खर्च हुए थे, उनमें से 6 लाख काव्या ने दिए थे। विवेक ने माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? शारदा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि काव्या ने मुझे मना किया था। उसने कहा कि अगर तुम जान गए तो तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही है। विवेक की आंखें झुक गई। उसे अचानक वे सारे दिन याद आने लगे जब काव्या रात रात भर जागकर लैपटॉप पर काम करती थी और वह समझता था कि वह मोबाइल चला रही है। कितनी बार उसने उसे ताना दिया था, दिन भर घर में रहती हो फिर भी थक जाती हो। कितनी बार उसने दोस्तों के सामने मजाक किया था कि उसकी पत्नी को दुनिया की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह घर बैठी है। काव्य ने कभी जवाब नहीं दिया था। विवेक ने पूछा, लेकिन कंपनी के कागज मेरे पास क्यों नहीं थे? उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली और मुझे पता तक नहीं चला। शारदा देवी ने कहा, क्योंकि वह कंपनी उसके नाम पर थी, लेकिन उसकी शुरुआत तुम्हारे पिता के दिए हुए एक छोटे से सुझाव से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद उन्होंने काव्या को कहा था कि अगर कभी अपना काम शुरू करना चाहे तो वह पीछे मत हटना। काव्या ने वही बात दिल में रख ली थी। विवेक चुप रहा। उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने हमेशा काव्या को बेटी की तरह माना था। अचानक उसकी नजर एक पुराने कागज पर पड़ी, जिस पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे। वह काव्य के व्यवसाय की शुरुआत के समय दिया गया एक छोटा सा निवेश पत्र था। विवेक को समझ आया कि पिता ने बहू पर भरोसा किया था, लेकिन उसने कभी उस भरोसे को देखने की कोशिश ही नहीं की। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। काव्या ने लिखा था, कागज पढ़ लिए हो तो माँ से सब पूछ लेना, लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मुझे कुछ दिन अकेले रहना है। विवेक ने तुरंत फोन किया। इस बार फोन चालू था, लेकिन काव्या ने कॉल नहीं उठाई। उसने लगातार कई बार फोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह बेचैन होकर अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे काव्या से मिलना है।
शारदा देवी ने कहा। वह अभी नहीं मिलेगी। विवेक ने पूछा, आपको पता है वह कहाँ है? सास ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, हाँ। विवेक की आवाज भर्रा गई। तो मुझे बताइए। शारदा देवी ने कहा, वह उसी जगह गई है जहाँ शादी से पहले वह अपने सपने पूरे करने का काम करती थी। विवेक ने हैरानी से पूछा, कहाँ? शारदा देवी ने कोई पता नहीं बताया, बस इतना कहा, पहले अपने आप से एक सवाल पूछ, क्या तू उसे वापस इसलिए लाना चाहता है क्योंकि तुझे उसकी जरूरत है, या इसलिए क्योंकि तूने पहली बार उसकी कीमत समझी है? यह सवाल विवेक के दिल में उतर गया। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस जाने के बजाय उसने काव्य के पुराने लैपटॉप की तलाश शुरू की। उसे लगा शायद उसमें कोई सुराग हो। अलमारी के सबसे नीचे उसे एक पुराना बैग मिला। उसमें कुछ डायरी के पन्ने थे। पहले पन्ने पर तारीख शादी के कुछ दिन बाद की थी। काव्या ने लिखा था, आज मैंने अपना काम छोड़ दिया। विवेक खुश है। वह चाहता है कि मैं घर संभालूं। मैं भी चाहती हूँ कि उसका घर अपना बनाऊं। लेकिन मैं अपने सपने पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए रात में थोड़ा काम करूंगी। आगे के पन्नों में उसकी मेहनत की कहानी थी। उसने लिखा था कि पहली कमाई सिर्फ 3200 रुपये हुई थी और उस दिन उसने खुशी में अपनी सास के लिए साड़ी खरीदी थी। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। एक जगह लिखा था, आज पहली बार मेरी कमाई विवेक की सैलरी से ज्यादा हुई। मन किया उसे बता दूं, लेकिन फिर याद आया कि उसने कहा था कि उसे पत्नी का पैसा लेने में शर्म आएगी। इसलिए यह बात अपने तक रखूंगी। विवेक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अगले पन्ने पलटे। वहां लिखा था, आज विवेक के बिजनेस में नुकसान हुआ। उसने बहुत परेशान होकर कहा कि शायद उसे दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैंने अपनी बचत के पैसे दे दिए, लेकिन उसे बताया कि ये पापा की तरफ से मदद है। मैं नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि उसकी पत्नी ने उसका घर बचाया। विवेक ने डायरी सीने से लगा ली। उसे पहली बार समझ आया कि काव्य ने उसे कभी छोटा नहीं किया था, बल्कि हर बार उसे बड़ा दिखाने के लिए खुद पीछे खड़ी रही थी। लेकिन उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने विवेक की बेचैनी फिर बढ़ा दी। वहां लिखा था, आज विवेक ने मुझे सबके सामने नौकरानी कहा। यह शब्द मेरे लिए सिर्फ अपमान नहीं था, इसने मुझे एहसास कराया कि शायद मैंने 8 साल तक उसकी इज्जत बचाते बचाते अपनी ही पहचान खो दी। इसलिए अब मुझे फैसला करना होगा। विवेक ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में शर्म थी। वह अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था, लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए नहीं कि वह घर संभालती थी या पैसे कमाती थी। वह इसलिए उसे वापस लाना चाहता था क्योंकि उसे पहली बार समझ आया था कि काव्या उसकी जिंदगी में मदद करने वाली कोई नौकरानी नहीं, उसके बराबर की साथी थी। उसने वहां से काव्या का पता पूछा। शारदा देवी ने आखिरकार एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, जा बेटा, लेकिन इस बार उसे घर लाने मत जाना। पहले उससे माफी मांगना। विवेक ने कागज खोला। उस पर एक छोटे से ऑफिस का पता था। वह तुरंत वहां पहुंचा। रिसेप्शन पर उसने काव्या का नाम पूछा तो सामने बैठी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैडम अभी मीटिंग में है। विवेक चौंक गया। मैडम? लड़की ने कहा, जी, इस कंपनी की फाउंडर काव्या मैम है। विवेक की आंखें नम हो गई। इतने सालों तक जिस पत्नी को वह घर की चारदीवारी तक सीमित समझता रहा, उसकी अपनी दुनिया कितनी बड़ी थी, उसे आज जाकर पता चला। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और काव्या बाहर आई। दोनों की नजरें मिली। विवेक कुछ बोल नहीं पाया। काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। विवेक ने बस हाथ जोड़ दिए और धीमे से बोला, काव्या, इस बार मैं तुम्हें घर चलने के लिए नहीं कहूंगा। पहले तुम तय करो कि मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, आज पहली बार तुमने मुझे मेरी मर्जी से जीने का हक दिया है। काव्या कुछ देर तक विवेक को देखती रही। उसकी आंखों में नाराजगी से ज्यादा उन 8 सालों की थकान थी जिन्हें उसने चुपचाप जिया था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं ये कंपनी नहीं चलाती होती, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, तो क्या तुम आज भी मुझे नौकरानी ही समझते? विवेक ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, शायद हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारी कमाई से नहीं, तुम्हारे काम से भी नहीं समझी। मैंने तुम्हें कभी बराबर का इंसान ही नहीं समझा। काव्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। विवेक ने आगे कहा, मैं तुम्हें वापस घर लाने नहीं आया हूँ, मैं बस माफी मांगने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना समय लगे। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी मीटिंग के लिए अंदर चली गई। विवेक वापस घर लौट आया। उस दिन पहली बार
उसने घर की रसोई में खुद खाना बनाया। खाना थोड़ा कच्चा था, नमक भी ज्यादा था, लेकिन शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस बेटे से पूछा, बहू को समझ आया? विवेक ने कहा, नहीं माँ, मुझे समझ आया है। कुछ दिनों बाद काव्या घर लौटी। उसने कोई शर्त नहीं रखी, बस इतना कहा, इस घर में अब मेरा काम मेरी मजबूरी नहीं होगा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरी पत्नी भी नहीं होगी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन घर की रसोई सिर्फ फिर से एक हो गई, लेकिन इस बार चूल्हे के साथ साथ पति पत्नी के बीच बराबरी भी लौट आई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।